नमस्कार। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो अपनी शर्म और झिझक के कारण अपनी प्रॉब्लम को छिपाते हैं और कई बार गंभीर अवस्था में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स की, बवासीर की, मस्से की, या जिसको अर्श भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को वर्ल्ड पाइल्स डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि मरीजों को इस प्रॉब्लम के प्रति जागरूक करना। अन्य बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है और इसको छुपाना या इससे घबराना या लोगों को अपनी शर्म के कारण नहीं दिखाना कई बार जटिलताओं को न्योता देता है। तो आइए आज अपनी हम शर्म और झिझक को दूर करके इस कॉमन समस्या के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और आप इससे निजात पा सकें। दोस्तों, हम लोगों ने एक सर्जरी गाइड करके ऐसा हिंदी में मरीजों के लिए निकाला है, जिसमें हिंदी में काफ़ी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी और पाइल्स के बारे में भी जानकारी दी है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पाइल्स होता क्या है। तो पाइल्स, बवासीर, ये खतरे की घंटी होती है। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इसे पाइल्स भी कहा जाता है, बवासीर भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे अर्श भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हेमरॉइड्स कहा जाता है। और ये बहुत ही ये देखा जाए तो बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसमें देरी करने पे ये कई जटिलताओं को भी न्योता दे सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये पाइल्स होता क्या है। तो जो गुदाद्वार की हमारी खून की नसें फूल जाती है, इसे हम पाइल्स कहते हैं। और ये फूलने या सूजने के कारण कितनी बार गुदाद्वार के बाहर भी आ जाती है, जो एक मस्से के रूप में फूल जाती है। तो इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? तो जहाँ तक इसके लक्षणों की बात है, तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि रक्त का जाना लेटरिन जाते समय। तो कई मरीजों को जब लेटरिन जाते हैं तो उसमें एक बूंद बूंद लाल सुर्ख ब्लड जाता है, या कहीं को ऐसे धार के जैसा भी ब्लड जाता है। तो ये इसका सबसे एक प्रमुख लक्षण है। और अधिकतर केसेस में इसमें दर्द नहीं होता है, तो ये दर्द रहित ब्लड जाना सबसे कॉमन लक्षण होता है। कई मरीजों को इसमें म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ भी जाता है, कुछ मरीजों को इसमें जलन होती है, कई मरीजों को खुजली होती है, कई मरीजों को दर्द भी होता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं। इसके जो लक्षण होते हैं ये इसकी वेराइटीज़ पे भी डिपेंड करता है, इसकी अवस्थाओं पे भी डिपेंड करता है। तो पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। या पाइल्स की कई ग्रेड्स भी होती है, जैसे कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, वैसे ही पाइल्स की भी 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में केवल ब्लड जाता है और पाइल्स हमारे अंदर ही रहते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं। वो डॉक्टर अपनी जांच में उसको देख पाते हैं। स्टेज 2 में पाइल्स, जब हम शौच के लिए जाते हैं तो जोर लगाने को पाइल्स बाहर आते हैं, लेकिन लेटरिन कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप अंदर चले जाते हैं और मरीजों को ब्लड जाता है। स्टेज 3 में जो पाइल्स रहते हैं वो शौच के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप अंदर नहीं जाते, उन्हें हाथ से मरीज को अंदर डालना पड़ता है, तो वो अंदर चले जाते हैं। और एक स्टेज 4 भी होती है, जिसमें पाइल्स परमानेंटली बाहर रहते हैं और वो किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा पाते। तो इस तरह की ये मरीज की 4 स्टेजेस होती है, उनके सिम्टम्स भी इनकी स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। हम आगे और बात करते हैं कि और पाइल्स की, जैसे मैंने लक्षणों की बात की, तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन से जटिलताएं क्या होती है। तो जैसा कि इस बुक में दिया गया है कि इसके कई जटिलताएं हो सकती है। जैसे मरीजों को कई बार मैंने बताया कि शर्म और झिझक के कारण उन्हें खून जाता रहता है और वो बताने से घबराते हैं, और धीरे धीरे उनमें खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो कई मरीज तो 2 और 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ भी आते हैं, जो काफ़ी जान के लिए घातक होता है और वो हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। कई मरीजों को पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाता है, जिससे उन्हें भयंकर दर्द होता है, जिसमें हम पाइल्स का थ्रोम्बोसिस हो जाता है। और कई मरीजों में प्रोलैप्स होता है, जो पाइल्स परमानेंटली बाहर आ जाते हैं और उसके कारण उनमें घाव भी बन जाता है। कई मरीजों में इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई मरीजों में मवाद भी पड़ जाता है। तो ये एक कॉमन लक्षण की हमने बात की और कहीं ना कहीं जटिलताओं की बात करी, जो कि इसके सही समय पर उचित उपचार लेने से होती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर पाइल्स बनते क्यों या होने के कारण क्या हैं। तो अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो कब्जियत इसका एक मुख्य कारण है, जिसके कारण ये पाइल्स बनते हैं। एक हमने अपने पुराने वीडियो में कब्जियत के बारे में बात किया था कि कब्जियत होने के क्या कारण है, और अगर ये कब्जियत लंबे समय तक बनी रहती तो उस पर एनएस की कई बीमारियां होने की संभावना रहती है, और एक पाइल्स उसमें सबसे प्रमुख है। कई मरीजों को ये आनुवांशिक भी होती है कि उनके परिवार में कई सदस्यों को ये प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जिनका वजन अत्यधिक होता है, मोटापा, उसके कारण भी पाइल्स होने की संभावना अधिक होती है। कई मरीज जो लगातार भारी सामान उठाते हैं तो उन्हें भी ये पाइल्स होने की संभावना होती है। कई बार प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में भी यूट्रस का प्रेशर होने से कारण खून की नसें फूल जाती है, तो उसके कारण भी पाइल्स होते हैं। कई मरीजों को प्रोस्टेट के कारण पेशाब में बार बार जोर लगाना पड़ता है, वो भी एक पाइल्स के कारण में होता है। कई मरीजों में अक्सर देखा गया है कि वो 50 की उम्र के बाद बढ़ती उम्र जो है वो भी एक पाइल्स का प्रमुख कारण के रूप में आ गई है। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा फास्ट फूड या खाने की प्रॉब्लम्स।
तो आज के ज़माने में हमारी लाइफ जैसी फास्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं फास्ट फूड की अधिकता हो गई है और साथ ही साथ पानी का इंटेक कम हो गया है और लोग फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो ये कब्जियत का एक प्रमुख कारण है और कब्जियत ही पाइल्स के रूप में कई बार सामने आती है। तो अभी हमने पाइल्स के बारे में किया कि पाइल्स क्या होता है, पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं, पाइल्स होने के क्या कारण होते हैं, पाइल्स की क्या ग्रेड्स होती हैं, पाइल्स के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पाइल्स क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इनमें से कोई भी लक्षण है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक योग्य सर्जन को दिखाना चाहिए। ये सबसे प्रमुख स्टेप है जिसको आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। आमतौर पर पाइल्स का इस देश में कई तरीके से इलाज किया जाता है। कोई झोला छाप डॉक्टर, स्वयंभू डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं। वो मरीजों को कई तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं या कई उनको घोड़े के बाल भी बांध देते हैं और ये सब करने के कारण कहीं ना कहीं उनके पाइल्स में या तो घाव बन जाता है या भयंकर दर्द होता है और सूजन होता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल आप योग्य सर्जन से ही सलाह लें, बाकी और किसी भी झोला छाप या कई अन्य अयोग्य लोगों से इसका ट्रीटमेंट न लें, क्योंकि ये गंभीर जटिलताओं को भी न्यूनता दे सकता है। जहाँ तक इलाज की बात है तो सर्जन को आप जाएंगे, आप अपने सिम्टम उन्हें विस्तार से बताइए। वो आपकी जांच करने के साथ ही साथ फिर आपके लेट्रिन के रास्ते या गुदादार की भी जांच करते हैं। वो पहले बाहर से देखते हैं कि कहीं बाहर से पाइल्स तो नहीं निकले हुए हैं या कोई और समस्या तो नहीं है। उसके बाद वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि पाइल्स के अलावा और कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि कई मरीजों को पाइल्स के साथ फिशर की भी समस्या होती है, जिसमें कि लेट्रिन के रास्ते पे कट लग जाता है या घाव बन जाता है। कई मरीजों को फिशुला भी होता है और अधिकतर ये भी एक भ्रांति है कि गुदाद्वार की कोई भी समस्या को लोग पाइल्स ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइल्स, फिशर और फिशुला अलग अलग चीज़ है और आज हम प्रमुख रूप से केवल पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सर्जन जांच करने के बाद डिसीजन लेते हैं। कई बार प्रोक्टोस्कोपी की जांच की जाती है और कुछ मरीजों में आवश्यकता होने पर कोलोनोस्कोपी की भी जांच किया जाता है, क्योंकि इसमें ये रूल आउट करना जरूरी है कि हर बार गुदाद्वार से रक्त का जाना केवल पाइल्स की निशानी नहीं होती है, कई अन्य गंभीर बीमारियों की ओर भी इशारा करता है। कि कई मरीजों को बड़ी आंत का कैंसर भी होता है और उसके कारण उन्हें पाइल्स डेवलप होते हुए गुदाद्वार में ब्लड जाता है। तो हमें किसी भी मरीज का बिना जांच के इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको भ्रामक प्रचारों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाइल्स के कई तरह के इलाज अवेलेबल हैं और ये मरीज को गुमराह करते हैं और कितनी बार मान लो मरीज को कैंसर की बीमारी के कारण पाइल्स होते हुए गंभीर अवस्था में आगे बढ़ जाती है। तो अब हम जब इलाज की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि पाइल्स का कई तरह का इलाज प्रचलित है और कुछ लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ लोग घोड़े के बाल बांधते हैं। तो कई तरह के इसमें दर्द और परेशानियां भी होती है और ये दर्द भरी दास्तानों के कारण कई मरीज अपना इलाज कराने में देरी करते हैं। तो इसका सबसे जो प्रमुख इलाज होता है वो परमानेंट इलाज, जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन। तो ऑपरेशन दो तरीके से किया जाता है, एक ओपन टेक्निक या परंपरागत विधि से किया जाता है और आजकल कई तरह के नए लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें प्रमुख है स्टेपलर पद्धति द्वारा ऑपरेशन, जिसे लोग लेज़र भी करते हैं, लेज़र भी कहते हैं, बाकी वो सही नहीं है। इसमें स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है और लेज़र की किसी तरह की किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये काफ़ी दर्द रहित टेक्निक है। इसमें 1 या 2 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और मरीज काम पे भी जल्दी लौट सकता है और उन्हें रक्त भी काफ़ी कम जाता है, दर्द भी काफ़ी कम होता है और जो दर्द वाला मेन फैक्टर होता है पाइल्स के ऑपरेशन में, वो स्टेपलर में नहीं के बराबर होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है ओपन सर्जरी। चूँकि पाइल्स अगर काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर उन्हें ओपन सर्जरी की ओर ही जाना पड़ता है, जिसमें कम से कम 5 से 8 दिनों का समय लगता है, जब तक कि घाव आपका पूरी तरीके से भरता नहीं है। तो ये सारी बातें आज हमने पाइल्स की थी। पाइल्स विश्व पाइल्स दिवस मनाने का उद्देश्य होता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आप इस एक सामान्य समस्या को गंभीर रूप लेने से अपने आप को बचा सके। तो आप मुझे उम्मीद है कि आज जो जानकारी हम लोगों ने शेयर की है आपको काफ़ी उपयोगी साबित हुई होगी। और ये जैसा कि सर्जरी गाइड के बारे में हमने वो शुरुआत में बताया था कि हम हर मरीजों को मुफ्त हमारे हॉस्पिटल में दी जाती है, ताकि वो पाइल्स के अलावा भी कई अन्य बीमारियों के बारे में हिंदी भाषा में अच्छे से जान सके और अपना सही और उचित इलाज दे सके। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और योग्य सर्जन से ही अपना इलाज कराइए। थैंक यू वेरी मच।